नमस्कार, आज है 17 फरवरी, दिन गुरुवार। वक्त हो गया जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। दिन भर की बड़ी खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी का हुआ ऐलान। ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग जोन बनाएगी सरकार। मुफ्त ट्रांसमिशन और इंटर स्टेट ट्रांसमिशन चार्जेस में 25 साल तक मिलेगी छूट। इंडिया 360 में करेंगे खास चर्चा। क्या जल्द ही ग्रीन हाइड्रोजन लेगा पेट्रोल और डीजल की जगह? रूस यूक्रेन के बीच बढ़ी टेंशन। रूस का दावा, यूक्रेन की सेना कर रही है उकसावे की कार्रवाई। जर्मनी ने कहा रूस का सेना पीछे हटाने का दावा झूठा है। रूस यूक्रेन की खबरों से बाजार में दिन भर रहा उतार चढ़ाव। निफ्टी 18 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 17,300 के पास बंद। सेंसेक्स 100 अंक तो बैंक निफ्टी 450 अंक फिसला। डिजिटल, क्लाउड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बड़ी डील्स के लिए तैयार इंफोसिस। जी बिजनेस के साथ सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सलिल पारेख ने कहा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर बढ़ा फोकस। अनुमान के मुताबिक नेस्ले के नतीजे 236 करोड़ रुपए की एकमुश्त घाटे के चलते मुनाफा 20% घटा। अंबुजा सीमेंट के नतीजे कमजोर रहे, मुनाफा घटकर आधा हुआ। पंजाब के फाजिल्का में पीएम का केजरीवाल और कांग्रेस पर प्रहार। बोले कांग्रेस ने यूपी बिहार का मजाक उड़ाया, दिल्ली में रोकने वाले पंजाब में वोट मांग रहे। यूपी चुनाव में करहल बना कुरुक्षेत्र। अमित शाह ने किया एसपी बघेल तो मुलायम सिंह यादव ने किया बेटे अखिलेश के लिए प्रचार। और मामला क्या है, मैं आज समझेंगे कि क्या होती हैं ज़ॉम्बी कंपनियां और कैसे ये इकोनॉमी के लिए होती हैं हानिकारक। और आइए हेडलाइंस के बाद अब शुरुआत करते हैं कवर स्टोरी से। कवर स्टोरी की शुरुआत हम कर रहे हैं बाजार से। रूस और यूक्रेन की खबरों से बाजार में आज दिन भर भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। सेंसेक्स आज 221 अंक ऊपर 58,217 पर खुला। इसने 58,346 का ऊपरी और 57,635 का निचला स्तर बनाया। कारोबार के दौरान निफ्टी मजबूती दिखाने की कोशिश करता रहा और अंत में 17,300 के ऊपर टिकने में कामयाब रहा। आज के कारोबार में मिड कैप और स्मॉल कैप में जोरदार पिटाई हुई। कारोबार के अंत में निफ्टी 18 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 17,305 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स 105 अंक टूटकर बंद हुआ। और मार्केट में आज कहां और किस तरह का एक्शन देखने को मिला, ये बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी वरुण दुबे। वरुण, ओवर टू यू। कैसा रहा मार्केट आज, पूरा एक्शन बताएं। देखिए, मार्केट में आज दिन भर उतार चढ़ाव के साथ कामकाज रहा और कारण सबसे बड़ा था ग्लोबल संकेत और खासकर रशिया और यूक्रेन के बीच में जो तनातनी चल रही है उसको लेकर जो लगातार बयानबाजी हो रही है उसका इम्पैक्ट दरअसल बाजार में देखने मिला। एक बयान आते से ही मार्केट में गिरावट होती थी और दूसरा बयान आते से ही मार्केट में उछाल भी देखने मिला। इस तरह का माहौल आज पूरे दिन मार्केट में देखा गया और निफ्टी देखिए 200 पॉइंट के रेंज में कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा था पूरे दिन और आखिरकार बंद हुआ 17,300 के आसपास। नो डाउट कुछ हद तक हमारी जो वीकली एक्सपायरी थी उसका भी इम्पैक्ट देखने मिला, लेकिन जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट था वो कहीं ना कहीं ग्लोबल संकेतों से ही मार्केट ने लिया है। स्टॉक्स पर के एक्शन की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रेशर बनाने का काम किया खासकर आपके बैंकिंग काउंटर्स ने, सीमेंट काउंटर्स ने, कुछ हद तक मेटल काउंटर्स जो थे वहाँ पे प्रेशर देखने मिला। निफ्टी के टॉप लूजर्स देख लीजिए, आईसीआईसीआई बैंक, अल्ट्राटेक, टीसीएस, यूपीएल जैसे काउंटर्स से जहाँ पे प्रेशर देखा गया। इसके अलावा जिन स्टॉक्स में गिरावट थी उसमें देखिए इंडिया मार्ट, मुथूट, हिंदुस्तान कॉपर, एस्ट्रल लिमिटेड जैसे काउंटर से जहाँ पे साफ प्रेशर आज देखने मिला। खबरों के चलते काफ़ी सारे स्टॉक्स एक्शन में थे। गिरावट हुई हाइकल में, इनके जो तलोजा यूनिट है उस पर महाराष्ट्र पोल्यूशन बोर्ड ने काम रोकने का आदेश दिया, उसका इम्पैक्ट इस काउंटर में देखने मिला। लेकिन मवानो शुगर फंड्स की तरफ से बाइंग हुई है, उसके चलते स्टॉक में तेजी थी। अडवाणी होटल, आर.के. दमानी ने यहाँ पे स्टेक बढ़ाया, उसका इम्पैक्ट देखने मिला। शेफलर इंडिया नतीजे आए, नतीजे बेहतरीन थे, उसके चलते स्टॉक में आज भरपूर तेजी देखने मिली। इसके अलावा निफ्टी में टॉप गेनर्स अगर आप देखेंगे तो टाटा कंज्यूमर्स में तेजी थी और आज ऑयल एंड गैस क्षेत्र की कंपनियां जो है वहाँ पे अच्छी खासी तेजी थी। रिलायंस देखिए यहाँ भी 1% से ज़्यादा के गेंस देखने मिले। वहीं श्रीराम ट्रांसपोर्ट, पेज इंडस्ट्रीज जैसे काउंटर से जहाँ पे तेजी थी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे सोलारा एक्टिव लगातार तेजी में, ये काउंटर आज भी अच्छे खासे गेंस
गेंस देखने मिले। भारत डायनेमिक्स टेक्निकली काफ़ी स्ट्रांग है, वहीं एवरेडी और कैर जैसे काउंटर भी थे जहां पे अच्छे खासे गेंस देखने मिले। तो स्टॉक्स पर भी एक्शन काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन मार्केट में भी अगर आप देखेंगे तो पूरे दिन काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने मिला और खासकर रशिया और यूक्रेन की जो खबरें आई उसने सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है आज मार्केट पे किया है। ऑलराइट वरुण, थैंक यू सो मच इस अपडेट के लिए। और अब मार्केट में एक्शन पर ज्यादा चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन। संदीप जी स्वागत। आज भी सर बाजार रूस और यूक्रेन के बीच टेंशन से सहमा दिखा। उधर गोलियों की आवाजें आ रही थी, इधर धड़कनों के ऊपर नीचे होने की आवाजें सुनाई दे रही थी। कल से क्या उम्मीद रखें सर? हाँ बिल्कुल, आपने बहुत सही तरीके से सवाल को पूछा। एक्चुअली वहाँ फाइट होती है, बम यहाँ मार्केट में फूट रहा और बहुत वॉलेटिलिटी, एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी मार्केट्स में देखने को मिली और अच्छा खासा मार्केट आज खुला, अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई, फिर वापस से नीचे आया, फिर रिकवर हो रहा है। सो ओवरऑल कुछ अगर बड़े न्यूज एजेंसीज की न्यूज आती है तो सर्टेनली उन पर विश्वास भी करना पड़ता है, और बट कई बार कोई न्यूज आ रही है, कोई बार दूसरी न्यूज आ रही है। सो आई थिंक वन हैज टू बी कॉशियस। कहीं ना कहीं जो मैं पिछले 2-3 बार से इसी शो में यही कह रहा हूँ कि बहुत स्टॉक स्पेसिफिक या बहुत कॉशियस रहने की जरूरत, और अननेसेसरी एक्सुबरेंस के साथ जो ज्यादा पोजीशंस बनाते हैं वहां प्रॉब्लम। और आज भी मुझे दोपहर में मैं शो कर रहा था तो अनिल जी से भी जब शाम की स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो यही था कि नेक्स्ट डे की स्ट्रैटेजी के अननेसेसरली हम ज्यादा कुछ नहीं करें तो ज्यादा अच्छा है। बट यस, दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी अच्छे लेवल्स पे क्लोज हुए हैं और अभी भी एसजीएक्स निफ्टी ग्रीन में दिखा रहा है। तो आई होप कि कल फिंगर्स क्रॉस मार्केट्स थोड़े बहुत वॉलेटाइल जरूर हैं, बट क्लोजिंग अगर अच्छी आ जाती है तो ठीक है। ये क्लियर हो गया कि बॉटम जो है इस पर्टिकुलर पेन का वो कहीं ना कहीं एक बार 16,800-900 के लगभग बन चुका है। अब देखते हैं कोई बहुत अगर गहराती है ये चीज तो आगे और वॉलेटिलिटी और गिरावट आ सकती है। बट एक बार क्यों देखने के ऐसा लगता है कि यहाँ पे मार्केट थमना चाहिए और कहीं ना कहीं सपोर्ट ले लिया, और कोई भी छोटी पॉजिटिव न्यूज भी आएगी तो अच्छा बाउंस बैक आना चाहिए 17,600 से 800 तक के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी। वाकई में इंटरनेशनल जो हलचलें हैं उन पर तो नज़र रखनी ही पड़ेगी, खासतौर से रूस और यूक्रेन के बीच का जो तनाव है उस पर नज़र रहेगी, और मार्केट कल किस तरह से रिएक्ट करेंगे देखना होगा। शुक्रिया संदीप जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब वो खबर जिस पर सबकी नज़र है, क्या वाकई में पुतिन वॉर का एक प्रीटेक्स्ट तैयार कर रहे हैं, बहाना ढूंढ रहे हैं वॉर का, जो कि पश्चिमी देशों का अंदेशा था? यूक्रेन और रूस के बीच जारी तनाव क्योंकि काफी बढ़ गया है, इसलिए हर कोई ये सवाल पूछ रहा है। रूस ने यूक्रेन पर उकसावे की कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। उसने कहा कि विद्रोहियों के कब्जे वाले डोनबास में स्थिति जो है अब वो चिंताजनक बन गई है। वहीं इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा है कि नाटो में शामिल होने के फैसले पर उन्हें जनमत संग्रह करवाना चाहिए था। अब एक तरफ रूस लगातार दावा कर रहा है कि यूक्रेन की सीमाओं से उसकी सेना पीछे हट रही है, दूसरी तरफ कई देश उन दावों को झुठला रहे हैं। यूरोपीय और पश्चिमी देशों का कहना है कि अभी तक रूसी सैनिकों की वापसी नहीं हुई है। जर्मनी ने कहा है कि यूक्रेन की सीमा पर रूसी तैनाती अभी भी जारी है। अमेरिका का कहना है कि सेना की वापसी तो दूर, यूक्रेन की सीमा पर 7,000 सैनिकों को और बढ़ा दिया गया। जो तस्वीरें आप देख रहे थे वो जारी की गई हैं और ये बताने की कोशिश की गई है कि कोई डी एस्केलेशन रूस की तरफ से नहीं हुआ है, बल्कि वहां पे तो और ज्यादा सैनिक बढ़ा रहा है, और रूस जो है वो लगातार यही कह रहा है कि हमारी बात पर विश्वास कीजिए। बहरहाल रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव को लेकर अब ज्यादा अपडेट लेते हैं। मेरे सहयोगी सिद्धांत सिब्बल बता रहे हैं ताजा अपडेट। अगर हम यूक्रेन की बात कर लें तो स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। मैं आपको बता दूं कि आज कुछ रिपोर्ट्स आई थी कुछ वायलेंस की ईस्टर्न यूक्रेन में, पर अगर भारत की बात कर लें तो भारत का नंबर 1 प्रायोरिटी एक तरफ से जो भारतीय नेशनल्स हैं यूक्रेन में वो है। करीब 20,000 भारतीय नेशनल्स हैं यूक्रेन के अंदर, और आज सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने कहा कि फोकस यही है कि कैसे एक तरफ से जो फ़्लाइट्स है उनकी जो एक तरफ से नंबर ऑफ़ फ़्लाइट्स है दिन में उसको इंक्रीज़ यानी बढ़ा दिया जाए, और इसको लेके एमईए से भी कोऑर्डिनेशन है। एमईए की बात बता दूं तो एमईए ने कंट्रोल रूम खोला है जो 24/7 काम करता है, और ऐसे पहले भी हुआ है कि कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। जब तालिबान का टेक ओवर हुआ था अफगानिस्तान में अगस्त पिछले साल, तब भी कंट्रोल रूम बनाया गया था। जब कोविड के दौरान जो भारतीय फंसे हुए हैं वो आना चाहते थे तब भी एक कंट्रोल रूम बनाया गया था। पर भारत का पॉलिटिकली अगर रुख देख लें तो भारत ने कहा है डायलॉग और डी एस्केलेशन से ही जो मसले हैं वो हल करे जा सकते हैं।
थोड़े दिन पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत ने कहा कि डायलॉग पे फोकस होना चाहिए, और ये एक तरफ से मैसेज भेजा कि कैसे जो देश हैं जैसे रूस है, यूक्रेन है और वेस्ट है, वो आपस में बातचीत करें। मैं आपको बता दूं, भारत के जो रिश्ते हैं रशिया से भी अच्छे हैं, यूएस से भी अच्छे हैं, और दोनों देश भारत को कहीं ना कहीं लूप में रख रहे हैं इस पूरी सिचुएशन को लेकर। पर जैसे मैंने कहा कि भारत का सबसे बड़ा फोकस यही है, जो उसके लोग हैं, जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, उन्हें कैसे एक तरफ से सेफ, सुरक्षित रखा जा सके। चलिए, तो सिद्धांत ने बताया ताज़ा हाल और भारत के परिप्रेक्ष्य में वहां पर जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनके क्या मायने हैं। बहरहाल, अब आज की दूसरी कवर स्टोरी, ग्रीन एनर्जी की तरफ एक और अहम कदम उठा दिया गया है। जी हां, भारत ने ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया पॉलिसी जारी कर दी है। इस पॉलिसी को नेशनल हाइड्रोजन मिशन के नाम से पेश किया गया है। पॉलिसी में क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के प्रोत्साहन शामिल किए गए हैं। इस पॉलिसी का उद्देश्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाना है। इसकी बदौलत सरकार 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन का लक्ष्य हासिल करना चाहती है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने पॉलिसी पेपर जारी किया। पॉलिसी के तहत कंपनियों को रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटिंग प्लांट सेटअप करने में मदद की जाएगी। इस पॉलिसी में ग्रीन एनर्जी के लिए काम करने वाली कंपनियों को कई तरह के इंसेंटिव्स भी दिए गए हैं। अब आपको जरा विस्तार से ये समझाने की कोशिश करते हैं कि इस पॉलिसी में एग्जैक्टली है क्या, और जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि एक्चुअल में सरकार ने इस पॉलिसी के जरिए किस तरह से इंसेंटिवाइज करने की कोशिश की गई है, किस तरह से एनकरेज करने की कोशिश की है ग्रीन एनर्जी को। तो देखिए, आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी में क्या खास है। पहला पॉइंट, इसमें मुफ्त ट्रांसमिशन सेवा मिलेगी। जो सबसे बड़ा पेन पॉइंट माना जाता है ना, ट्रांसमिशन की कॉस्ट, तो ये मुफ्त ट्रांसमिशन सेवा सरकार की ओर से ऑफर की गई है। इसके अलावा देखिए, ग्रीन एनर्जी कहीं से भी खरीदने की आजादी होगी कंपनीज के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा इंकरेजमेंट है, एक सहूलियत है कंपनीज के लिए। अर्जी के लिए सेंट्रलाइज्ड पोर्टल बनेगा, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल होगा, उसमें आप अर्जी कीजिए और आपको मंजूरियां मिल जाएंगी। इसके अलावा एप्लीकेशन मिलने के 15 दिन के भीतर ही अप्रूवल की एक तरह से गारंटी सरकार ले रही है। अब इससे ज्यादा इंकरेजमेंट क्या चाहिए। और इसके अलावा ये देखिए, ग्रिड से कनेक्टिविटी सबसे पहले मिलेगी। तो ग्रिड से कनेक्टिविटी का इश्यू भी जो रहता है कंपनीज के लिए, वो भी सॉल्व करने की कोशिश सरकार की ओर से। और क्या क्या इस पॉलिसी में दिए गए हैं ये आप देखिए। पावर एक्सचेंज से ग्रीन हाइड्रोजन बिकेगी, तो बेचने का जो झंझट है वो भी आपको, खरीदने का जो प्रॉब्लम है वो भी आपको पावर एक्सचेंज से सीधा ग्रीन हाइड्रोजन बिक जाएगी, तो आपको वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इंटरस्टेट ट्रांसमिशन चार्ज में 25 साल तक छूट। अब ये इंटरस्टेट ट्रांसमिशन का बहुत बड़ा एक जंजाल रहता है, उसमें अगर 25 साल तक की छूट अगर सरकार दे रही है, तो सरकार लॉन्ग टर्म अप्रोच लेकर चल रही है इस पूरे मामले में। इसके अलावा 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का लक्ष्य है, और ये तो हमारा पुराना लक्ष्य है क्योंकि हम ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये हमारे उन दीर्घकालिक लक्ष्यों में शामिल हैं। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग जोन बनाए जाएंगे अलग से, इसमें बहुत बड़ी सहूलियत। एक तरह से बैकग्राउंड जो है वो सरकार ने तैयार कर लिया है पूरा होमवर्क करके। अब देखना यह है कि इसमें किस तरह से दिलचस्पी इन्वेस्टमेंट के रूप में आती है। और इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए इस वक्त मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान और सबसे मुफीद व्यक्ति इस पूरे मामले पर जिनसे हम बात कर सकते हैं, वो खुद जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आर.के. सिंह साहब हैं, देश के पेट्रोलियम एवं रिन्यूएबल मंत्री। आर.के. सिंह सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले तो यही बताएं सर कि ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल किन सेक्टर्स के लिए होगा, आप लोगों के होमवर्क में क्या है, और किन क्षेत्रों को फायदा होगा सर? ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल हर उस जगह पर होगा जहां पर कि अभी ग्रे हाइड्रोजन का इस्तेमाल हो रहा है। तो ग्रे हाइड्रोजन का इस्तेमाल हो रहा है अभी रिफाइनिंग में, तो उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे। रिफाइनिंग में हमको लगता है कि 8 या 9 मिलियन टन्स पर एनम हो रहा है। ग्रे हाइड्रोजन का इस्तेमाल हो रहा है ग्रे अमोनिया बनाने में, जो कि जिससे कि फर्टिलाइज़र बनता है, उसको हम रिप्लेस करेंगे। उसमें भी कई मिलियन टन इस्तेमाल होते हैं। ग्रे हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है स्टील मेकिंग में, रिडक्शन प्रोसेस में, उसको हम रिप्लेस करेंगे। इसके अतिरिक्त मोबिलिटी में जो हेवी मोबिलिटी है, हेवी मोबिलिटी के लिए एक तो हुआ जो कि पैसेंजर कार्स हैं या स्कूटर्स हैं, ऑटोज़ हैं, उसके लिए बैटरी स्टोरेज से ये
काम चलता है वो फिट है उसके लिए। लेकिन जो बहुत हेवी मोबिलिटी है, हेवी ट्रक्स हैं, उसके लिए बैटरी स्टोरेज पर्याप्त नहीं है, यानी कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बैटरी से नहीं चल पाएगी। उसके लिए फिर हाइड्रोजन मोबिलिटी के बारे में हम लोगों को सोचना होगा, लॉन्ग डिस्टेंस हेवी मोबिलिटी। अल्टीमेटली हमारा और दुनिया का यह मकसद है कि हम फॉसिल फ्यूल से हटें, नॉन फॉसिल फ्यूल की ओर जाएं। ये दुनिया में यह लक्ष्य बना लिया है कि हम साहब अपना एमिशंस कम करेंगे। भारत ने भी बनाया कि 2030 तक हम अपना एमिशंस 1 बिलियन टन्स पर एनम से 1 बिलियन टन्स कम करेंगे। तो उसके लिए ग्रीन हाइड्रोजन आवश्यक है। बिल्कुल सर। अच्छा सर, ग्रीन हाइड्रोजन के लिए इंडस्ट्री कितनी तैयार है? धीरे धीरे ये एक इवॉल्विंग सिस्टम है। पहले तो सिर्फ पेट्रोल और डीजल थे, अब इलेक्ट्रिक आ रहा है। और इलेक्ट्रिक जहाँ जहाँ ये वायबल है, 2 व्हीलर्स में, 3 व्हीलर्स में, 4 व्हीलर्स में, वहाँ अब बढ़ रहा है बढ़िया से। जहाँ पर कि वो बसेस में भी बढ़ रहा है। जहाँ लॉन्ग डिस्टेंस हेवी मोबिलिटी है वहाँ पर बैटरी के बदले हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी, क्योंकि इसमें ये स्टोरेज का स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। सिर्फ हमको रिफ्यूलिंग स्टेशंस करने होंगे और धीरे धीरे हमको लगता है कि ये ग्रीन हाइड्रोजन इसमें आ जाएगा हेवी मोबिलिटी में, लॉन्ग डिस्टेंस। ओके। अच्छा सर, पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए सरकार किन स्कीम्स का ऐलान कर रही है और एक्चुअली करने क्या वाली है? ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग का तो हम लोगों ने एक पॉलिसी का एक पार्ट अनाउंस कर दिया, जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी कर सकती थी, वो हम लोगों ने कर दिया आज आपके सामने। इसमें हम फ्री ट्रांसमिशन दे रहे हैं। ये ग्रीन हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होता है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी से बनता है, और ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया अमूमन वहाँ बनाना चाहिए जहाँ कंजम्पशन है या जहाँ एक्सपोर्ट होना है। तो जहाँ पर कि रिन्यूएबल एनर्जी बनेगी वहाँ से लेकर के जहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन बनेगा वहाँ तक जो ट्रांसमिशन कॉस्ट है उसको हम फ्री कर रहे हैं। 2025 तक जो भी कैपेसिटी आएगी वो उसको फ्री ट्रांसमिशन का फ़ायदा मिलेगा, और 25 साल तक ये फ़ायदा मिलेगा फ्री ट्रांसमिशन का। ये बहुत बड़ी ये फैसिलिटी है। हम बैंकिंग की फैसिलिटी दे रहे हैं, 30 दिन तक बैंकिंग, आप रिन्यूएबल एनर्जी जो एक्स्ट्रा है उसको आप बैंकिंग कर सकते हैं, फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। यह दूसरा फ़ायदा है। हम ओपन एक्सेस दे रहे हैं, अर्थात आप बिजली कहीं पर भी ले जाए, ओपन एक्सेस होगा। आप रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी कहीं भी सेट कर सकते हैं, या तो स्वतः सेटअप कर लें या डेवलपर के माध्यम से कर लें, ये छूट हमने दे दिया। या रिन्यूएबल एनर्जी आप एक्सचेंज से खरीद लें या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के माध्यम से खरीदें। हर मामले में हम आपको फ्री ट्रांसमिशन देंगे। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हम आपको पोर्ट के बगल में बंकर दे देंगे जहाँ पर कि आप ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया स्टोर कर सकते हैं। ये सब फैसिलिटीज़ हम लोग दे सकते थे, वो हमने दे दिया। अच्छा सर, बहुत फैसिलिटीज आपने देने की कोशिश की है, लेकिन किन सेक्टर्स की कंपनियों ने ग्रीन हाइड्रोजन के प्रति रुचि दिखाई है, इसका कोई अंदाजा? हम एक बैठक करने वाले हैं, जितने हमारे प्रमुख इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके, ये इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ, प्रमुख कंपनियों के साथ, और उनको हम यही कहेंगे कि ये तो जो हम लोग के अधिकार क्षेत्र में था हमने निकाला है, आप काइंडली जल्दी से रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बैठा करके ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग प्रारंभ करें, क्योंकि उसका डिमांड अब दुनिया में आ रहा है और हम चाहते हैं कि उस डिमांड को मीट करने के लिए इंडियन कंपनीज ही आगे आएं। शुक्रिया सर, बहुत अच्छी सोच है और जिस विजन के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं हम उम्मीद करते हैं कि आप उसमें जरूर कामयाब हों। थैंक यू सो मच जी बिजनेस से बातचीत करने के लिए। आर.के. सिंह साहब, पेट्रोलियम एंड रिन्यूएबल मंत्री, हमारे साथ एक्सक्लूसिव जुड़े थे बातचीत करने के लिए, और इस पर हम अभी और चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेक्स्ट जेन एनर्जिया के मैनेजिंग डायरेक्टर ए.पी. पाठक, उनसे भी हम चर्चा करेंगे आगे इस पर। लेकिन उससे पहले ज़रा आम लोगों को और आसान भाषा में ज़रा समझाने की कोशिश करते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या है। ये थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन एक आम आदमी के लिए इस्तेमाल करना इसे कब मुमकिन हो पाएगा, ग्रीन हाइड्रोजन के मोर्चे पर दुनिया भर में क्या हो रहा है, इस ईंधन के आम ईंधन बनने की राह में क्या क्या चुनौतियां हैं, जरा ये भी समझ लीजिए, फिर इस पर और चर्चा करेंगे।
कैसा हो अगर आप 1 लीटर ईंधन अपनी सीएनजी से चलने वाली गाड़ी में डालें, लगातार 3 दिन तक गाड़ी चलाते रहें और उसके बावजूद भी आपका ईंधन बचा रहे। ऐसा होना आज के वक्त में भले ही मुश्किल लगता हो, लेकिन निकट भविष्य में यह सच्चाई बन सकता है और इसे सच करेगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन वो ग्रीन ईंधन है जो प्रदूषण बिल्कुल पैदा नहीं करता, लेकिन इसकी ऊर्जा मौजूदा ईंधनों से काफी ज्यादा होती है। सीएनजी की तुलना में 2.6 गुना और हवाई जहाज के ईंधन एटीएफ के मुकाबले 3 गुना ज्यादा ऊर्जा देता है। लेकिन हाइड्रोजन के आम ईंधन बनने की राह में अभी कई सवाल हैं। पहला तो ये कि हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियां कब आम होंगी। दूसरा कि ये नए किस्म की गाड़ी और उसमें डाला जाने वाला हाइड्रोजन कितने में पड़ेगा। और तीसरा अहम सवाल ये कि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की तरह क्या इसको भी कहीं भी सुरक्षित ढंग से भराया जा सकेगा। इन सवालों का जवाब ढूंढने की दिशा में काम हो रहा है और भारत की हाइड्रोजन पॉलिसी भी इसी राह की तरफ बढ़ाया गया एक कदम है। भारत ही नहीं, दुनिया के सभी देश भी लगातार निवेश बढ़ाने में जुटे हुए हैं। एनालिस्ट ग्रुप रीथिंक एनर्जी के मुताबिक हाइड्रोजन सेक्टर में 2050 तक $10 ट्रिलियन यानी 744 लाख करोड़ का निवेश आएगा। इससे हाइड्रोजन फ्यूल के दाम 95% तक कम होंगे और एनर्जी सेक्टर में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आज जो हाइड्रोजन प्रति किलोग्राम $3.70 है, वो 2035 तक $1 प्रति किलोग्राम तक पहुंचेगा और 2050 तक इसकी कीमत 75 सेंट तक हो जाएगी। 21 देशों और 14 इंडस्ट्रीज के ट्रेंड से निकले इस डाटा के मुताबिक वैश्विक हाइड्रोजन डिमांड 2050 तक 7 करोड़ 71 टन तक पहुंच जाएगी। और इस तरह पूरी दुनिया में 25% एनर्जी की खपत हाइड्रोजन पूरी करेगा और ये काफी किफायती ईंधन के तौर पर उभरेगा। हाइड्रोजन एक ऐसा ईंधन है जो बहुतायत में तो है, लेकिन इसका कोयला, तेल या गैस की तरह भंडार नहीं होता। इसे आप खदान या कुएं से खोदकर निकाल नहीं सकते। हाइड्रोजन के बड़े स्रोत 2 ही हैं, एक है प्राकृतिक गैस, दूसरा स्रोत है पानी। तकनीक की मदद से हाइड्रोजन फ्यूल निकालने में कार्बन फुटप्रिंट शून्य किया जा सकता है। भारत भी लगातार इस दिशा में काम कर रहा है। भारत सरकार ने कार्बन उत्सर्जन कम करने वाले ईंधन के रूप में हाइड्रोजन को प्रमुखता देनी शुरू की है। इसके लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन भी शुरू किया गया है। सरकार का लक्ष्य 2050 तक अपने 3/4 हाइड्रोजन का उत्पादन रिन्यूएबल स्रोतों से करना है। इन प्रयासों के जरिए भारत में हाइड्रोजन एनर्जी उत्पादन की लागत कम हो सकती है। इससे आने वाले समय में न केवल ऊर्जा सुरक्षा की गारंटी मिलेगी, बल्कि देश को ऊर्जा के मामले में धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनाने में भी सहायता करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए, तो अब चर्चा करते हैं एपी पाठक साहब के साथ। पाठक सर, आपने मिनिस्टर साहब को भी सुना, हमारी रिपोर्ट भी देखी। आज जो ओवरऑल जो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी का ऐलान किया गया, पुश देने की जो कोशिश की गई है ग्रीन एनर्जी को और जीरो एमिशन को, पर्याप्त है सर? नहीं, मैं तो कहूंगा कि एक शुरुआत है और ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ग्रीन एनर्जी ही अल्टीमेट, हाइड्रोजन ही जो एनर्जी है जो अल्टीमेट जीरो एमिशन एनर्जी है। और अभी हमारा जो डिमांड, अभी हमारा जो 6.7 बिलियन टन अभी यूज होता है, जो कि हम फर्टिलाइजर्स में और अपने ऑयल रिफाइनरी में यूज करते हैं, जिससे मंत्री जी ने बोला कि ग्रे हाइड्रोजन यूज करते हैं। तो ये अभी हमारा ऑलरेडी चल रहा है। 54% जो टोटल डिमांड है वो वहां पे हम लोग वहां जाती है। जो अगर, क्योंकि ग्रे जो हाइड्रोजन है उससे भी एमिशंस होते हैं, और अभी जो ग्रीन एनर्जी, जो हमारा ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही है, इससे टोटल जीरो एमिशन होता है। ये प्राइम मिनिस्टर का जो हमारा लक्ष्य है, क्योंकि 2070 तक जीरो एमिशन करने का टोटल, ये उसमें एक बहुत बड़ा कदम है। और इससे हमारे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, प्राइवेट कंपनीज आएंगी, और जो गवर्नमेंट ने छूट दी है, जो फ्री ट्रांसमिशन का छूट दिया है, बैंकिंग का छूट दिया है, और जहां जहां और भी जगह में उन्होंने ये फैसिलिटी दी है, इससे बहुत बड़ा कदम इस मामले में होगा। बिल्कुल सर। 5 मिलियन, और आप जैसे कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट आएगा, लेकिन सर ये तो शुरुआत भर है। अब इन्वेस्टमेंट तभी आएगा जब डिमांड के लिए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार होगा, कारें बनेंगी, दूसरे उद्योग बनेंगे जहां पर इसकी आवश्यकता होगी। वो कब तक हो पाएगा, कितना आप देखते हैं? अभी जैसे हमने ये देखा कि हमारे सीएनजी वाले हमारा जो कंपनी है, जो नेक्स्ट एनर्जिया, जो कि हम सीएनजी और ग्रीन डीजल बनाते हैं, आप भी देखें कि धीरे धीरे इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास कार्स आ रही है, सब कुछ आ रहे हैं। जैसे हमारा
क्योंकि अभी मेजॉरिटी जो ग्रे हाइड्रोजन है जो हमारा फर्टिलाइजर्स प्लांट में और रिफाइनरीज में यूज हो रहा है। जब हमारे ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन जब स्टार्ट हो जाएगा, उसके हिसाब से हमारे कार से बननी शुरू हो जाएंगी। हेवी व्हीकल्स जनरली जो है, जैसे मंत्री जी ने कहा कि जो हेवी व्हीकल्स हैं, एरोप्लेन्स हैं और बड़े बड़े ट्रक्स हैं जो कि जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चला सकते हैं, उसके लिए उस तरह के हमारे आएंगे व्हीकल्स, और उसमें हमारा इवन कार्स को भी इसको यूज कर सकते हैं। और प्राइसेस जो है आज के डेट में हमारा लक्ष्य है कि अभी जो $3.7 आपने बताया कि प्राइस चल रहा है ग्रीन हाइड्रोजन का, इसको हम मैन्युफैक्चर करके अपने कंट्री में इसको $1 पे लाना चाहते हैं, जो हमारे गवर्नमेंट का जो लक्ष्य है। बिल्कुल सर, यही वो जो प्रोडक्शन कॉस्ट है ना सर, वो बड़ी महंगी है। इसमें यही कहा जाता है, एक तो प्लांट्स वगैरह लगाने इसके महंगे हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट जैसा हमने बताया कि $4 के आसपास है, 4 से 6 है एक्चुअल में, उसको कम करना है, 2 से नीचे लाना है, $1 तक लाना है। तो कैसे आएगा वो, रातों रात हो पाएगा या इसमें थोड़ा समय लगेगा? नहीं, अब देखिए ऐसा है कि कोई चीज तो रातों रात होती नहीं है, इसके लिए कुछ न कुछ समय लगेगा। और हमारे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जैसे अभी इसके अंदर ऑलरेडी रिलायंस ने भी अनाउंस कर दिया है, अडानी ग्रुप ने भी किया है, और भी जितने भी, और हम भी नेक्स्ट जेन एनर्जी अभी जो है इसमें हम लोग भी आगे आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत गवर्नमेंट ने काफी अच्छा छूट दिया है इसके लिए, और हमको उम्मीद है कि इसको गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी सेक्टर में रखा है, और इससे बैंक की फैसिलिटी भी हमको मिलेगी। और गवर्नमेंट के जो सबसे बड़ी बैंकिंग फैसिलिटी इसमें, जैसे मंत्री जी ने कहा है कि आप 1 महीने तक आप बैंक कर सकते हैं, जितना प्रोडक्शन आपने किया, अगर उसको आपको यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा तो आप बैंक की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के पास बैंक में रख सकते हैं, और 30 दिनों के बाद 30 दिन तक रख सकते हैं, और फिर आपको जरूरत हो तो उसको आप ले सकते हैं। ठीक है। इस तरह की फैसिलिटी दे रही है गवर्नमेंट, जिससे कि काफी एनकरेजिंग है। मैंने गवर्नमेंट को तो मैं काफी इसके लिए काफी धन्यवाद देना चाहता हूँ, हमारे आर.के. सिंह। ऑल राइट सर, जी बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। पाठक साहब, आपने वक्त निकाला, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने अपनी राय रखी, शुक्रिया। इन्फोसिस के एमडी एंड सीईओ सलिल पारेख ने जी बिजनेस से खास बातचीत में कंपनी के भविष्य की योजनाओं सहित कई मुद्दों पर चर्चा की है। खास बात यह है कि कोरोना के बाद सलिल पारेख ने सबसे पहला इंटरव्यू जी बिजनेस को दिया है। आइए देख लेते हैं इसकी एक झलक। सलिल, गुड टू हैव यू ऑन द शो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। इट्स रियली अ प्लेजर एंड आई एम फीलिंग सो हैप्पी दैट वी आर फाइनली डूइंग दिस at your campus. Thank you for having me on your show. ये actually एक privilege है मेरे लिए। कोविड के बाद ये पहला जो है सेशन हो रहा है इन्फोसिस की तरफ से, जो इन पर्सन हो रहा है। तो सबसे पहले आई हैव टू कंग्रेचुलेट यू सलिल। 4 साल और बहुत ही चैलेंजिंग शुरुआत थी, और आज हम इन्फोसिस को जहाँ देख रहे हैं, I mean, it's really something that not many had expected, very frankly. 4 साल की जर्नी आप हमें बताइए exactly when you came in. Obviously, it was a set of lot of multiple challenges that you had to deal with, but today it seems all good. कैसे किया? Over the last few years, clients are mainly looking for digital transformation. जो अगर आप कहिए क्लाउड में या डेटा एंड एनालिटिक्स में या साइबर सिक्योरिटी में या IoT में, so we've built tremendous capabilities in this. In fact, इस कैंपस पे हमने एक डिजिटल स्टूडियो बनाया है, and there we can design things for the new technology जो normally IT की चीज़ नहीं होती है, मतलब डिज़ाइन की चीज़ हो जाती है। So that was the first big move that we put in place कि डिजिटल बना दीजिए। Today कंपनी ऑलमोस्ट 58% डिजिटल हो चुकी है। I know, for FY18 में वो 25% होती। बिल्कुल 25 थी तो 58 तक आ गई है। ग्रोथ डिजिटल का 40% के ऊपर आ गया है। सो दोज आर गुड थिंग्स वी आर सीइंग। सेकंड फोकस वी पुट इज जो पीपल है हमारे, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको कैसे हम रीस्किल करें। द मेन इशू इज ये टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट चेंज हो रही है Correct. कि everyone needs to reskill constantly. So उस चीज़ के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जो internally we call it Lex. Lex प्लेटफॉर्म पे आपके मोबाइल फोन पे वो प्लेटफॉर्म रेडी है। प्रॉफिटेबिलिटी पर भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि देश के बैंक जितना लोन देते हैं उसका 10% हिस्सा ज़ॉम्बी कंपनियां निगल लेती हैं। यही नहीं, गैर बैंकिंग कॉर्पोरेट सेक्टर के कुल कर्ज का भी 10% यही कंपनियां हजम कर लेती हैं। अब ये ज़ॉम्बी कंपनियां
कौन है, क्या है, समझिए ज़ॉम्बी कंपनियों का मामला क्या है। फिल्मों में ज़ॉम्बीज को देखकर आपका दिल जरूर दहला होगा। जिंदा लोगों के ताजा खून पर पलने वाले इन चलते फिरते भूतों पर कई फिल्में और सीरीज बन चुकी हैं। लेकिन यही ज़ॉम्बीज अब देश के बैंकिंग सिस्टम को चट कर रहे हैं। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने फरवरी बुलेटिन में ज़ॉम्बी कंपनियों का जिक्र किया है। बुलेटिन में कहा गया है कि ये कंपनियां कई साल से एसेट पर नेगेटिव रिटर्न देती आ रही हैं। ये कंपनियां इकोनॉमी के ग्रोथ पर भी असर डालती हैं। सवाल यह है कि ये ज़ॉम्बी कंपनियां क्या हैं? ज़ॉम्बी कंपनियां दरअसल वो कंपनियां होती हैं जो सरवाइव करने के लिए सिर्फ कर्ज पर निर्भर होती हैं। ये कंपनियां दिवालिया होने से बस एक कदम दूर होती हैं। ज़ॉम्बी कंपनियां वर्किंग कैपिटल की जरूरत के लिए कर्ज पर कर्ज उठाती हैं। ये कंपनियां बिजनेस को बढ़ाने के लिए किसी भी तरह का नया निवेश नहीं करती। कंपनियां एक कर्ज से दूसरा कर्ज चुकाती हैं और किसी तरह से सरवाइव करने की कोशिश करती रहती हैं। रिजर्व बैंक के मुताबिक नॉन ज़ॉम्बी यानी हेल्दी कंपनियों को जब लोन मिलता है तो वो इन्वेस्टमेंट करती हैं। इससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। लेकिन ज़ॉम्बी कंपनियां इकोनॉमी पर बोझ डालती हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि ज़ॉम्बी यानी इतनी बुरी हालत वाली कंपनियों को लोन कौन से बैंक देते हैं? आरबीआई के मुताबिक ज़ॉम्बी कंपनियों को ज़ॉम्बी बैंक ही लोन देते हैं। ये बैंक इन कंपनियों से ज्यादा ब्याज दरें चार्ज कर खुद भी सरवाइव करने की जुगत में रहते हैं। दुनिया भर में ज़ॉम्बी कंपनियों से केंद्रीय बैंक परेशान है। भारत की बात करें तो यहां के संदर्भ में आरबीआई ने 2019 के एक अप्रोच का हवाला दिया है। इस अप्रोच के मुताबिक जो कंपनियां ड्यू डेट के 60 से 90 दिन के बाद भी कर्ज नहीं चुका पाई, लेकिन इन्हें एनपीए घोषित नहीं किया गया, इन कंपनियों की क्रेडिट रेटिंग AA से नीचे है, इनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1 से ज्यादा है और डेट ग्रोथ पॉजिटिव है। यहां इंटरेस्ट कवरेज रेशियो डेट और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होता है, जिससे यह पता चलता है कि कोई कंपनी कितनी आसानी से कर्ज चुका सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ज़ॉम्बी कंपनियों का जिक्र ऐसे समय में किया है जब बैंक बैड लोन की दिक्कतों से जूझ रहे हैं। बता दें कि सेंट्रल बैंक ने इस दिक्कत को दूर करने के लिए 2015 से एसेट क्वालिटी को रिव्यू करना शुरू किया था। लिहाजा बैंकों को या तो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस का सहारा लेना पड़ रहा है, ऐसे बैड लोन को एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों को डिस्काउंट पर बेच रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या ज़ॉम्बी कंपनियों को लेकर भी आरबीआई कुछ ऐसे ही नियम लाता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात स्टॉक मार्केट के इतिहास की सबसे विचित्र कहानियों में से एक कहानी की। एनएसई की पूर्व एमडी और सीईओ चित्रा रामाकृष्णा के खिलाफ इनकम टैक्स विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। आज आईटी विभाग ने चित्रा रामाकृष्णा के घर पर छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक विभाग ने यह कार्रवाई टैक्स चोरी के मामले में की है। चित्रा रामाकृष्णा उस वक्त से खबरों में है जब मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एक आध्यात्मिक गुरु से गोपनीय जानकारी शेयर करने को लेकर उन पर जुर्माना लगाया है। सेबी ने एक्सचेंज के गोपनीय जानकारी किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ साझा करने के लिए चित्रा पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। रामकृष्णा ने दिसंबर 2016 को एनएसई के सीईओ का पद छोड़ दिया था। निजी फैसला इसे बताया था, लेकिन बात दरअसल ये थी कि उन्हें मजबूर किया गया था ये पद छोड़ने पर। कहानी क्या है, ये कहानी आपको दिखाते हैं कि कैसे महज 3 पात्रों ने स्टॉक मार्केट की दुनिया की एक रहस्यमयी कहानी की पटकथा लिखी। कैसे हिमालय के एक गुमनाम योगी के नाम पर एनएसई में एक अलग ही खेल चल रहा था। इस मामले के गुत्थे सुलझाने में जांच एजेंसियां जुटी हैं। वो मामला आखिर है क्या, देखिए ये विशेष रिपोर्ट। इस पूरे खेल में 3 मुख्य किरदार हैं। सबसे पहला पात्र चित्रा रामाकृष्णन, दूसरा पात्र अपनी शर्तों पर नौकरी करने वाला आनंद सुब्रमण्यम और तीसरा पात्र अदृश्य और अज्ञात योगी। ये तीनों किरदार मिलाकर बनाते हैं स्टॉक मार्केट की दुनिया की सबसे रहस्यमयी कहानी। इस पटकथा की शुरुआत कब हुई, आखिर कैसे एक नाम। आगे बढ़ते हैं। मुंबई और नवी मुंबई के बीच सफर करने वाले लोगों के लिए गुड न्यूज है। आज से मुंबई के बेलापुर, जेएनपीटी, नेरुल, एलिफेंटा तक सफर करने के लिए वाटर टैक्सी सेवा की शुरुआत हो चुकी है। क्या है वाटर टैक्सी के फायदे, बता रहे हैं मेरे सहयोगी सौरभ पांडे।
मुंबई से नवी मुंबई ट्रैवल करना हुआ अब और आसान। जी हाँ, आपको बता दें मुंबई से नवी मुंबई के बीच जो है पहले रोडवेज और रेलवे चलती थी, जो अब बढ़कर वाटरवेज हो गई है। मुंबई से नवी मुंबई जोड़ने के लिए अब वाटर टैक्सी की शुरुआत कर दी गई है। आइए आपको ले चलते हैं और दिखा देंगे जो वाटर टैक्सी है वो किस तरह से दिखती है। इस वक्त हम मौजूद हैं बेलापुर जेटी के यहाँ पर और आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो वाटर टैक्सी है वो किस तरह से एकदम शानदार दिख रही हैं। आपको बताएं, सरकार का कहना है कि जैसे लोगों को रेलवे से और रोडवेज से ट्रैवल करने में करीब 1.5 से 2 पौने 2 घंटे लग जाते थे, वहीं इस वाटर टैक्सी के जरिए उन्हें सिर्फ और सिर्फ 45 से 50 मिनट के आसपास लगेगा। उनका ये भी कहना है इससे न केवल समय का बचत होगा बल्कि क्वालिटी टाइम भी लोग अपने परिवार के साथ बिता पाएंगे। सरकार का मानना है कि इससे लोग जो हैं उनको काफी हेल्प होगा और नए नए मोड्स का जो है लोग एंजॉय कर पाएंगे। मुंबई से कैमरामैन अनिल के साथ सौरभ पांडे, जी मीडिया, मुंबई। और अब खबरें विधानसभा चुनाव से। उत्तर प्रदेश में अब तक 2 चरणों के मतदान पूरे हो चुके हैं और 113 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है और अब 20 फरवरी को तीसरे चरण का मतदान होना है। इसमें 16 जिले की 59 सीटों में वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण में यूपी के 3 हिस्सों अवध, पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड में चुनाव होने हैं, जिसमें पश्चिमी यूपी के 5 जिलों फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज और हाथरस शामिल हैं, जहां 19 विधानसभा सीटें हैं। वहीं अवध रीजन के कानपुर, कानपुर देहात, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा के 6 जिले इसमें शामिल हैं। इसमें 27 विधानसभा सीटें हैं और बुंदेलखंड के झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा जिले 13 विधानसभा सीटों पर तीसरे चरण का मतदान होगा। आपको बता दें कि 16 जिलों में 9 जिले यादव बाहुल्य हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी का तगड़ा वोट बैंक भी माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंजाब के फाजिल्का में चुनावी रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी ने यहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों पर हमला किया। पीएम मोदी ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को भैया वाले बयान पर घेरा। वहीं आम आदमी पार्टी पर पीएम मोदी ने नशे को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। आप कहते हो उत्तर प्रदेश के भैयों को घुसने नहीं दोगे, तो क्या आप संत रविदास जी को भी निकाल दोगे? क्या संत रविदास जी के नाम को मिटा दोगे? क्या भाषा बोलते हो तुम लोग? पटना साहिब में हमारे गुरु महाराज गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था और आप पटना में हुआ, बिहार में हुआ, और तुम कहते हो बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे। तो क्या तुम गुरु गोविंद सिंह महाराज का अपमान करोगे? आप अहमदाबाद जाएंगे तो ऑपरेशन हो जाएगा, भोपाल जाएंगे तो ऑपरेशन हो जाएगा, लखनऊ जाएंगे तो हो जाएगा। दिल्ली में जहां दिल्ली सरकार की अस्पतालें हैं वहां पर आपको मना कर देंगे। क्यों? क्योंकि इस योजना के साथ वो जुड़ने के लिए तैयार नहीं है। और अब आपको दिखाते हैं कहानी सिडनी की, जहां एक शार्क ने दहशत मचा रखी है। प्रशासन ने एक बीच पर बोर्ड लगाया है जिस पर साफ तौर पर लिखा है कि अगर आप यहां आना चाहते हैं तो सोच समझ कर आएं, अपने रिस्क पर आएं। ऑस्ट्रेलियाई शहर सिडनी के लिटिल बे बीच पर इन दिनों शार्क की दहशत है। 14 फीट की व्हाइट शार्क ने समुद्र में तैर रहे एक 60 साल के शख्स पर हमला बोल दिया और देखते ही देखते उसे पूरी तरह से निगल गई। जैसे ही ये खबर शहर में फैली, वैसे ही प्रशासन ने आनन फानन में लिटिल बे बीच को बंद कर दिया। इसके साथ ही यहाँ पर एक बोर्ड लगा दिया गया जिस पर लिखा है एंटर वाटर एट ऑन रिस्क। खबर है कि ये शार्क कई दिनों से बार बार लोगों पर हमला कर रही थी, लेकिन इस घटना के बाद बीच को पूरी तरह से घेर दिया गया है। साथ ही यहाँ ड्रम लाइनें लगाई गई हैं जो कि शार्क को चारा देने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। वहीं प्रशासन की टीम लगातार ड्रोन से शार्क की निगरानी कर रही है। पुलिस ने अभी तक शार्क का निवाला बने तैराक की पहचान उजागर नहीं की है।
आदमखोर शार्कों की कहानी किस्से तो खूब मशहूर हैं, लेकिन असल जिंदगी में शार्क को शांत और इंसानों से दूरी बनाने वाले जलचर के तौर पर जाना जाता है। हालांकि इसी बीच पर शार्क ने पहले भी कई लोगों को निशाना बनाया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 1963 में शार्क के हमले से एक व्यक्ति की मौत हुई थी। उसी साल एक शार्क ने अभिनेत्री मार्सिया हैथवे को घायल कर दिया था। बाद में उनकी मौत हो गई थी। अब करीब 60 साल बाद अचानक इस घटना ने लोगों के दिलों में शार्क की दहशत पैदा कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।